नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम ऑफिशियल में एक बार फिर से। और हम लोकतंत्र पढ़ रहे थे। इसके पहले मैंने लोकतंत्र का पार्ट 1 वीडियो डाल दिया है। और आज लोकतंत्र का बचा हुआ बाकी भाग डाल देंगे। पार्ट 2 में आज कवर कर लेंगे पूरा पूरा लोकतंत्र। दोस्तों हम आप रोज क्षमा चाहते हैं कि हमने कल एक चीज़ थोड़ी सी गलत बता दी थी। मैंने कल बताया था कि लोकतंत्र व गणतंत्र में अंतर क्या है। तो दोस्तों, जो गणतंत्र होता है उसको समझ लेते हैं और लोकतंत्र को समझ लेते हैं। लोकतंत्र तो मैंने समझाया कल। जो गणतंत्र है उसको मैंने गलत बता दिया था। गलत क्या बताया था कि जो गणतंत्र है उसको मैंने वंशानुगत बता दिया था, जबकि ऐसा है नहीं। जो वंशानुगत होता है वो राजतंत्र होता है। गणतंत्र में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू है, कल मैंने बताया था। तो ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वहाँ का पद वंशानुगत है। ठीक है, वहाँ का पद वंशानुगत है, अर्थात वहाँ पर संसदीय लोकतंत्र और राजतंत्र है। लेकिन भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का भारत में चुनाव होता है। तो इस तरह से भारत में संसदीय लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों स्थापित है, ठीक है, एक साथ। तो भारत में जो गणतंत्र है, गणतंत्र का पद वंशानुगत नहीं होता है। वह भारत में चुनाव होता है। जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होते हैं, उनका चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसके तहत हम पढ़ रहे थे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमने देखा था कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। कार्यपालिका व विधायिका के संबंध के आधार पर, और दूसरा केंद्र व राज्य के संबंध के आधार पर। तो हमने जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर था वो भी दो प्रकार की थी। कौन कौन सी? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था। और जो केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर थी वो तीन प्रकार की थी: संघीय शासन व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। तो हमने कल एक नंबर को देखा था, अर्थात जो था कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर लोकतंत्र, उसको हमने देखा था। उसके तहत हमने देखा था संसदीय शासन व्यवस्था को। आज हम लोग देख लेंगे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को, अर्थात आज हम लोग पूरा का पूरा लोकतंत्र इस भाग में समाप्त कर लेंगे। तो आइए समझ लेते हैं। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कार्यपालिका व विधायिका के संबंध के आधार पर एक, दूसरा है केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर। ये जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर है, इसमें है संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये अध्यक्षीय शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। और इसके तहत जो होता है संघीय व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, इन सब चीजों को हम लोग बारी बारी से समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की। अगर हम अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो इस समय अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण देश है अमेरिका। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था लागू है। अच्छा, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, क्या है, सब कुछ मैंने लिख दिया है। चलिए एक एक पॉइंट्स को बारीकी से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात दोस्तों, यहाँ पर जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था में क्या था, जो विधायिका और कार्यपालिका था दोनों एक दूसरे से संबद्ध थे, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग है। इन दोनों की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग हैं। दोनों अपने अपने शक्तियां का प्रयोग करती है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पर यह था कि जो विधायिका नियम कानून बनाएगी, उसी नियम कानून के तहत कार्यपालिका को सरकार चलानी पड़ेगी। सरकार को कार्यपालिका के तहत कार्य करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। वो अपने शक्ति का प्रयोग करेगा, वह अपने शक्ति का। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इस व्यवस्था में कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा किया जाता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से। तो क्या किया जाता है? कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों का चुनाव किसके द्वारा? जनता द्वारा। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अर्थात जैसे संसदीय शासन व्यवस्था को हम लोग कल पढ़े थे। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, लेकिन कार्यपालिका का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है।
जो कार्यपालिका होती है, जो कार्यपालिका बनती कैसे है संसदीय शासन व्यवस्था में, पहले इसको समझ लेते हैं। जो विधायिका में जो बहुमत दल होता है, मैंने कल बताया था, जो बहुमत दल होता है, जो बहुमत दल प्राप्त होता है, उसी दल के सभी मंत्री होते हैं जो कार्यपालिका में मंत्री पद धारण करते हैं, जो मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कार्यपालिका का भी चुनाव अलग से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका चुना जाता है, और विधायिका भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। इस व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का गुण पाया जाता है। शक्ति पृथक्करण का गुण पाया जाता है, जैसा कि मैंने भी बताया कि यहाँ पर कार्यपालिका विधायिका दोनों स्वतंत्र होती है, यही शक्ति पृथक्करण का गुण है। तो आगे क्या है, शक्ति पृथक्करण का गुण पाया जाता है, अर्थात यहाँ कार्यपालिका और विधायिका के शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, अर्थात कार्यपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, विधायिका अपनी शक्ति का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की चौथी मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ जो मंत्री होते हैं विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता है। जो यहाँ पर जो मंत्री होते हैं वो विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि वहां पर जो विधायिका में बहुमत दल प्राप्त होता है वही मंत्री होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मंत्री होगा वह विधायिका का सदस्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा वो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में। अर्थात चौथी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर मंत्री जो है विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, तथा राष्ट्रपति को अपने मंत्री परिषद में, किसमें, अपने मंत्री परिषद में योग्य व्यक्तियों को चुनने का स्वतंत्रता होती है। अर्थात वह अपने अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति को जो अपना मंत्रिपरिषद बनाना होता है वह अपने मंत्रिपरिषद में योग्य व्यक्तियों को ही ले सकता है। चाहे योग्य व्यक्ति ले चाहे अयोग्य व्यक्ति ले, वह अपने मंत्रियों का चुनाव करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, वह किसी को भी अपने मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था में उसी दल के मंत्री बनते हैं जो दल विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है, जिस दल को विधायिका में बहुमत प्राप्त होती है उसी दल का मंत्री बनता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने मंत्री को चुनने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आए तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, देख लूंगा उसको। मैं अगले वीडियो में उसको पूरी तरह से भरसक प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। मैं अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करूंगा अपना पूरा का पूरा बेस्ट देने की। ठीक है दोस्तों, तो पांचवा समझ लेते हैं। पांचवा इसका जो मुख्य विशेषता है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था क्या है, क्या कि इस व्यवस्था में सरकार अपने अपवादित परिस्थितियों को छोड़कर, इसको कुछ अपवादित परिस्थितियां होती है, जैसे कि अगर कोई चीज है तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू दोनों पहलू होता है। ऐसे जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है इसमें भी कुछ अपवादित परिस्थितियां होती है, तो उन सभी अपवादित परिस्थितियां को छोड़ करके इसमें अस्थायी रूप से पूर्ण कर लेती है। अर्थात इसमें क्या होता है, इनके सरकार में अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था में क्या था कि वहां पर अस्थायित्व का गुण पाया जाता था। मैंने बताया था कि वहां संसदीय शासन व्यवस्था में अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। अर्थात वहां पर जो कार्यपालिका है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। तो हमने बताया था कि जो कार्यपालिका उसका विघटन 5 वर्ष के पहले भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कोई विपक्षी नहीं होता। जब अर्थात अगर विपक्षी होता भी है तो उसको दखल करने की कोई छूट नहीं होती है। अर्थात जैसे हमारे भारत में क्या संसदीय शासन व्यवस्था है, तो भारत में एक विपक्षी दल है, अगर सत्ता पार्टी अगर कुछ गलत करती है तो विपक्षी पार्टी उस पर धावा बोल देती है, उसकी बुराइयां करने लगती है, जिससे जो सत्ता पार्टी उसको समझ में आता है कि हमको ये करना चाहिए, नहीं तो विपक्षी पार्टी ऐसे करेगी, जनता को जागरूक करेगी, कुछ भी हो सकता है। तो उस प्रकार से अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में नहीं है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या है कि इसमें अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। इसका अगर 5 साल का कार्यकाल है तो 5 साल कर ही लेता है। ठीक है, केवल कुछ अपवादित परिस्थितियों को छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका
अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था से जो इससे रिलेटेड जो कुछ भी पॉइंट अगर छूट रही हो, वैसे तो छूटा कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। अगर आपको लगता है कुछ छूटा, अगर इन संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था से अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध के आधार पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं। अर्थात उसके तहत भी कितने आते हैं? 3। अभी मैंने बताया संघीय शासन व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था, तो उन तीनों को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो फिर देख लेते हैं अब केंद्र और राज्य के मध्य के संबंध के आधार पर क्या है। संघीय शासन व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, अर्थात ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसके पहले संघीय शासन व्यवस्था, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संघीय शासन व्यवस्था को। ठीक है, तो क्या संघीय शासन व्यवस्था में, संघीय शासन व्यवस्था कहते किसे हैं? जब मैंने परिभाषा लिख दिया, जब 2 या 2 से अधिक राज्य किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी संघ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण परिभाषा इसको देख लेते हैं ठीक तरह से। ठीक है, क्या कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य, क्या 2 या 2 से अधिक राज्य मिल करके किसी विशेष उद्देश्य हेतु संघ का निर्माण करते हैं। किसका? किसी विशेष उद्देश्य हेतु संघ का निर्माण करते हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्य, 4, 6, 8, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकते हैं, मिलकर के जब एक संघ बनाते हैं, तो संघ बनाने का एक उद्देश्य होता है, उनका कुछ भी हो, उद्देश्य कुछ भी हो, जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए संघ का निर्माण होता है, तो वह संघीय शासन व्यवस्था होता है। तो संघ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था। क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था। अगर संघीय शासन व्यवस्था को हमें समझना हो उदाहरण के स्वरूप, तो विश्व का सबसे पहला प्रथम संघीय शासन संघीय व्यवस्था कौन सा है? अमेरिकी संघ है। क्योंकि अमेरिकी संघ, अमेरिकी संघ कैसे है कि अमेरिकी संघ 4 जुलाई 1976 को, 4 जुलाई 1976 को 13 राज्यों ने मिल करके अमेरिकी संघ का निर्माण किया था। यह विश्व का प्रथम संघीय व्यवस्था है। ठीक है, तो इसको आइए लिख लेते हैं हम लोग कि उदाहरण के लिए लिख लिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए 4 जुलाई 1976 को, कब? 4 जुलाई 1976 को 13 राज्यों द्वारा मिलकर, 13 राज्यों ने मिलकर 13 राज्यों ने मिलकर विश्व का प्रथम संघीय व्यवस्था, विश्व का प्रथम संघीय व्यवस्था, विश्व का प्रथम संघ, विश्व का प्रथम संघीय व्यवस्था या संघ अमेरिकी संघ का निर्माण किया। अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ। उस समय अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने राज्य दोस्तों? 50 राज्य। कितने? वर्तमान में अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं। तो ये है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था को आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने समझा दिया है अच्छी तरह से। फिर भी एक बार फिर समझा देते हैं कि संघीय शासन में जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के किसी विशेष उद्देश्य हेतु संघ का निर्माण करते हैं। किसका? संघ का। तो ऐसी व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि 4 जुलाई 1976 को 13 राज्यों ने, कितने? 13 राज्यों द्वारा मिलकर के विश्व का प्रथम संघ, कौन सा संघ बना था? अमेरिकी संघ बना था। तब उसमें 13 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं? 50 राज्य। कितने? 50 राज्य। तो चलिए अब संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं पर नजर डाल लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं पर नजर डाल लेते हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है कि यहाँ पर 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो केंद्रीय सरकार और दूसरा राज्य सरकार।
और इन दोनों सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। केंद्र सरकार अपने शक्ति का प्रयोग करता है और राज्य सरकार अपने शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा, देख लेते हैं सबको बारी बारी से। यहाँ पर दो प्रकार की सरकारों का अस्तित्व पाया जाता है। कौन कौन सी? पहली केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन। क्या? शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है। ठीक है, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन हो जाता है इस संघीय व्यवस्था में। इसकी तीसरी व्यवस्था क्या है कि शक्तियों का विभाजन मौखिक रूप में न करके लिखित रूप में किया जाता है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन मौखिक रूप में न करके उसको लिखित रूप में किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान का होना बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यकता है, बेहद आवश्यक है। तो देख लेते हैं, शक्तियों का इस शासन व्यवस्था में, संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन मौखिक रूप में न करके लिखित रूप में किया जाता है। अर्थात या अतः हम कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान का होना आवश्यक होता है, लिखित संविधान का होना आवश्यक होता है। इसकी चौथी विशेषता क्या है? यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अर्थात इस व्यवस्था में केंद्र व राज्य की अलग अलग नागरिकता प्रदान की जाती है। जैसा कि हमें पता है कि भारत में एकल नागरिकता है, अर्थात भारत में एक नागरिकता प्रदान किया जाता है। अर्थात वो भी होता है कि हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक हैं, न कि किसी स्पेशली राज्य के। हम उत्तर प्रदेश के राज्य नहीं हैं, न तो बिहार के, हम उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक नहीं हैं, न तो बिहार के नागरिक हैं, न तो पंजाब के, न तो हरियाणा के। हम नागरिक हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारत के। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। आप जिस राज्य के हैं उस राज्य के भी नागरिक हैं और उस देश के भी नागरिक हैं जिस देश के अंतर्गत वह राज्य आता है। ठीक है, तो अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो अमेरिकी संविधान है, अमेरिकी संविधान में संघीय शासन व्यवस्था का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी अगली विशेषता को देख लेते हैं। तो संघीय व्यवस्था की अगली विशेषता है कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर देने से यहाँ केंद्र व राज्य के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अर्थात संघीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक भी है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, इससे केंद्र सरकार व राज्य सरकार में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। और उत्पन्न होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि राज्य सरकार की शक्तियां अलग है, केंद्र सरकार की शक्तियां अलग है। जब दोनों आपस में टकराएंगे तो स्वाभाविक है कि इन दोनों में विवाद उत्पन्न होगी ही होगी। तो इन विवादों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बेहद ही आवश्यक है, जो इस संघीय व्यवस्था में पाया जाता है। अब इसकी अगली व्यवस्था देख लेते हैं। अच्छा, स्वाभाविक है, अतः यहाँ पर न्यायपालिका का होना, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक। क्या? स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसकी अगली विशेषता क्या है कि संघीय व्यवस्था में एक बार संघ का निर्माण हो जाने के बाद यहाँ न तो संघ को समाप्त किया जा सकता है और न तो राज्यों को समाप्त किया जा सकता है। अर्थात जो संघीय शासन व्यवस्था है, यहाँ पर जब जैसे अमेरिका जब बना था, जब अमेरिकी संघ बना था तो 13 राज्य थे। तो उन 13 राज्यों में और राज्य जुड़ सकते हैं, लेकिन उसमें से न तो राज्य अलग से हो सकता है, न तो संघ अलग से हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अर्थात यहाँ पर न तो राज्य अलग हो सकता है, न तो संघ अलग हो सकता है एक बार मिल जाने के बाद। ठीक है, यह संघीय व्यवस्था कहलाता है, यह संघीय व्यवस्था की विशेषता है। और संघीय व्यवस्था की सबसे अच्छा उदाहरण देश है अमेरिका का अमेरिकी संघ, क्योंकि अमेरिकी संघ दुनिया का प्रथम संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, जिसमें संघीय शासन व्यवस्था का गुण पाया जाता है। सभी गुण पाए जाते हैं लगभग अमेरिका के संविधान में। संघीय शासन व्यवस्था के लगभग सभी गुण पाए जाते हैं।
और ये भी जानिए कि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था लागू है, ठीक है। इसके बावजूद भी इसमें संघीय शासन व्यवस्था का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं परिसंघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं परिसंघीय व्यवस्था को, ठीक है। परिसंघीय व्यवस्था में क्या होता है? परिसंघीय व्यवस्था में जैसे संघीय व्यवस्था था कि संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों को मिला करके किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संघ का निर्माण होता है। तो परिसंघीय व्यवस्था में भी दो या दो से अधिक राज्यों को मिला करके परिसंघ का निर्माण होता है। संघ का निर्माण तो होता है, लेकिन इसे परिसंघ क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही उस उद्देश्य की पूर्ति समाप्त होती है वैसे ही संघ भी समाप्त हो जाता है। अर्थात जैसे राज्य पहली पूर्व स्थिति में थे, वैसे ही राज्य अपने स्थिति को पुनः धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिसंघीय व्यवस्था। परिसंघीय व्यवस्था में राज्यों का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जब उद्देश्य की पूर्ति होती है तो संघ टूट जाता है, अर्थात जैसे राज्य पहले था वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर राज्य को तो राज्य का तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो संघ होता है संघ टूट जाता है। तो संघ का नुकसान तो हो सकता है लेकिन राज्य का नहीं। तो यहाँ पर हम इसको ठीक तरह से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। इसको मैंने लिखा है, इसको एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड पर देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि परिसंघ का निर्माण दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है तथा उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही संघ का अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? संघ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर राज्यों का अस्तित्व तो समाप्त नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर राज्यों का अस्तित्व समाप्त नहीं किया जाता है, परंतु संघ का अस्तित्व समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो संघ टूट जाता है, बिखर जाता है और राज्य अपने पूर्ववत अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ पर राज्य का तो कोई नुकसान होता है, लेकिन संघ का जरूर होता है। तो यहाँ पर राज्यों का अस्तित्व समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु संघ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का, यानी कि जो विनाश नहीं होता है, जिस राज्यों का विनाश कुछ होता है ना, नुकसान होता ही नहीं है, अर्थात अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। अर्थात जब ये संघ बनाता है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उद्देश्य पूर्ति होता है तो संघ टूट जाता है, तो उसे विनाशी संघ कहते हैं। अर्थात इसको क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जाता है। दोस्तों, परीक्षाओं में पूछ लेता है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ किस शासन व्यवस्था को कहते हैं? या फिर पीछे इसके पहले जो हमने पढ़ा संघीय शासन व्यवस्था, उसमें था अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अर्थात जब एक बार संघ बन गया तो संघ का विनाश नहीं हो सकता, संघ टूट नहीं सकता। लेकिन परिसंघीय व्यवस्था में क्या है कि परिसंघीय व्यवस्था में संघ बन गया तो उद्देश्य की अगर पूर्ति हो गई तो उसके बाद संघ टूट जाता है, बिखर जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, ठीक है। अच्छा, परिसंघीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण था सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। 1991 में सोवियत संघ अर्थात रूस के 15 राज्य टूट गए। उसमें बाल्टिक राज्य आता है, जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब 15 राज्य रूस से अलग हो गए। उसके 1991 के बाद 1991 के पहले रूस को पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो 1991 से पहले रूस जो है पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जो कि एक परिसंघ था। लेकिन वर्तमान समय में कोई भी ऐसा देश नहीं जो परिसंघीय व्यवस्था है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि 1991 से पहले पूर्व सोवियत संघ एक परिसंघ था। क्या था? एक परिसंघ था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, संघीय शासन व्यवस्था हो गया, परिसंघीय शासन व्यवस्था हो गया। एक और बचा है एकात्मक शासन व्यवस्था। इसको समाप्त करने के बाद हमारा समाप्त हो जाएगा लोकतंत्र। उसके बाद हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे संविधान का वर्गीकरण में, ठीक है। तो पहले इसको समाप्त कर लेते हैं, पहले एकात्मक शासन व्यवस्था को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उसको। तो चलिए दोस्तों, इसको समझ लेते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था को। किसको?
एकात्मक शासन व्यवस्था को, ठीक है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था को समझ लिए। मैंने एकात्मक शासन की जितनी भी विशेषताएं, जितने भी गुण हैं यहाँ पर लिख दिया और बारी बारी से इसको हम समझा देते हैं, ठीक है। एकात्मक शासन व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता गुण क्या है कि इस व्यवस्था में, पहले तो आप समझ लीजिए कि इस व्यवस्था में केंद्र ही सब कुछ है। एकात्मक अर्थात केंद्र ही सब कुछ है, केंद्र ही सब कुछ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि केंद्र केंद्र द्वारा ही राज्यों का अस्तित्व है। जब केंद्र जब चाहेगा तब राज्यों का अस्तित्व समाप्त कर सकता है। केंद्र ही निर्धारण करेगा कि राज्यों को कितनी शक्तियां मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए। केंद्र ही निर्धारण करेगा कि वहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका होगा कि नहीं। जब केंद्र ही को सब कुछ निर्धारण करना है तो वहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका होगा कैसे? वहां पर कभी भी स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं हो सकती, जहां पर केंद्र का सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में, ठीक है। तो बारी बारी से समझ लेते हैं। तो इसका पहला विशेषता क्या है कि इस व्यवस्था में केंद्र ही सर्वाधिक शक्तिशाली, कौन? केंद्र ही सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, तथा राज्यों को कितनी शक्तियां प्राप्त होंगी इसका निर्धारण भी केंद्र द्वारा ही किया जाता है। अर्थात कह रहा है कि इस शासन व्यवस्था में केंद्र ही सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली होता है और राज्यों को कितनी शक्तियां दी जाएंगी इसका निर्धारण भी केंद्र द्वारा ही किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। तो इसका अगला विशेषता देख लेते हैं क्या है। इस शासन व्यवस्था में राज्यों का अस्तित्व पूरी तरह से केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। इस शासन व्यवस्था में राज्यों का अस्तित्व पूरी तरह से केंद्र सरकार की दया पर निर्भर करता है। किस पर? केंद्र सरकार की दया पर निर्भर करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार कभी भी राज्यों का अस्तित्व समाप्त कर सकती है तथा या फिर समाप्त करने की अधिकार रखती है। केंद्रीय सरकार राज्यों का अस्तित्व समाप्त कर सकता है या फिर उसका अस्तित्व समाप्त करने का अधिकार रखता है। इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि जो संघीय शासन व्यवस्था था उसमें क्या कहा गया कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अर्थात उसमें न तो संघ का विनाश होगा न तो राज्यों का विनाश होगा। लेकिन जो परिसंघीय व्यवस्था थी उसमें कहा गया कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। अर्थात उसमें राज्यों का विनाश तो नहीं होगा लेकिन संघ का विनाश हो सकता है। अब एकात्मक व्यवस्था में क्या कह रहा है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात राज्य का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश कभी नहीं, ठीक है। तो इस शासन व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्या है? शक्तियों का स्रोत केंद्रीय सरकार के हाथों में होने की वजह से, शक्तियों का स्रोत केंद्रीय सरकार के हाथों में है तो केंद्रीय सरकार के हाथों में ही सारी शक्तियां होने की वजह से यहाँ पर न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है। अर्थात जब आप, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर जिस देश में जो केंद्रीय सरकार है वही सभी शक्तियों का केंद्र है, सब कुछ वही है, तो वहाँ पर न्यायपालिका का काम ही क्या है? वहाँ पर अगर न्यायपालिका होगी भी तो वह स्वतंत्र नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर स्वतंत्र हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अधिकांश मामलों में नहीं होगी जहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था होगी, ठीक है। इस व्यवस्था में एकल प्रकार की नागरिकता पाई जाती है। यह भी कॉमन सेंस वाली बात है। एकल प्रकार की नागरिकता कैसे पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार ही पूरी तरह से सब कुछ है, तो यहाँ पर जो नागरिकता होगी वह सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार होगी, क्योंकि जो राज्य सरकार है उसको केंद्र सरकार कभी भी नष्ट कर सकती है। इसलिए यहाँ पर भी एकल नागरिकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी कड़ी में हमने आज लोकतंत्र का छूटा हुआ भाग जो भी था समाप्त कर लिया। यह लोकतंत्र का पार्ट 2 है, भाग 2 है। तो आज लोकतंत्र समाप्त हुआ। दोस्तों एक बात कहनी थी कि अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। कोई भी टॉपिक हो जो हम पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो आप कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का आंसर जरूर देंगे। हम सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं। और अगर वीडियो को अच्छा लग रहा हो, देखने में अच्छा लग रहा है, जो कंटेंट हम दे रहे हैं, पहली बात तो कंटेंट जो दे रहे हैं वो बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। चाहे आप यूपीपीसीएस दीजिए, चाहे वनडे एग्जाम दीजिए, चाहे एसआई दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, कोई भी दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, तो
वीडियो को कम से कम थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, लाइक कर देंगे तो हमारा उत्साह बढ़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब कर दीजिएगा, क्या करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।